Siddharth Kumar. Today we start reproduction from class 12. क्लास 12 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को एनसीईआरटी ने 4 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड लास्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यदि हम इन 4 चैप्टर्स की बात करें नीट के अकॉर्डिंग, तो नीट में क्या होता है, इन चारों चैप्टर्स को मिला के 12 to 14 क्वेश्चंस आते हैं। 12 to 14 क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर। जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उससे 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चन आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं हर एक ईयर। आप देख सकते हो, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12 के बेसिस से अपन 12 बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रिप्रोडक्शन से, चाहे फ्लावरिंग का रिप्रोडक्शन हो या फिर ह्यूमन का हो। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अपन स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस फर्स्ट चैप्टर में है क्या, चैप्टर छोटा सा है। इसमें क्या है कि अपन जो बाद में जो पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उनमें जो वर्ड्स आते हैं या जो रिप्रोडक्टिव वर्ड्स जो आते हैं, उनको जो बेसिक वर्ड्स आते हैं वो इसमें किया गया है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ क्या होता है, लाइफ स्पान क्या होता है, जो लाइफ स्पान होता है उसका कितना जो टाइमिंग होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए, वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। री और प्रोडक्शन, री मींस अगेन, अगेन एंड अगेन, मतलब फिर से पुनः। रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्ट को बनाना, मतलब फिर से प्रोडक्ट को बनाना। मतलब हम लोग किसी के प्रोडक्ट है और अपने को प्रोडक्ट बनाना, ये रिप्रोडक्शन। हम लोग किसी के प्रोडक्ट है और हम लोग को फिर से प्रोडक्ट तैयार करना है, इसका मतलब यही है प्रोडक्शन। मतलब अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट को तैयार करना। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि सारा रिप्रोडक्शन मुझे ही करना, अपने को सारा करना, ऐसा नहीं है। अपने को एक इंडिविजुअल तैयार करना है, प्रोडक्ट बनाना है, और अगला इंडिविजुअल जो है वो अगला प्रोडक्ट बनाएगा। आपको प्रोड्यूस करना पड़े प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो जितने भी लिविंग्स होते हैं हर में रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर कोई भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह जो भी हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, सब में रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट की बात करें, प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है, हर किसी में रिप्रोडक्शन होता है। जितने भी लिविंग वर्स हैं वो रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है, क्या ये हमारे बॉडी या फिर अपन जो लाइफ होता है, क्या इस लाइफ के नेसेसरी है। सिंगल यदि लाइफ की बात है उसके नेसेसरी नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये सब जरूरी है, ये सब होगा तभी अपन जिंदा रहेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन होगा तभी जिंदा रहेंगे। अपने सेल्फ लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपने को प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा। क्यों, जो अपना स्पीसीज है उसको मेंटेन करने, अपने स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। सेल्फ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं है। अब जब ये आ गई बात कि जो स्पीसीज है उसको मेंटेन करके रिप्रोडक्शन करना है, तो बात फिर आती है, क्या कोई ऐसे करना चाहेगा रिप्रोडक्शन। क्या मैंने टेंडर दिया है सबका कि मैं ह्यूमन के पॉपुलेशन को बढ़ाऊं, नहीं बढ़ाऊंगा, कोई नहीं बढ़ाएगा। इसके लिए 2 चीज नेचर ने दिया है लिविंग के अंदर, एक एट्रैक्शन, दूसरा इमोशन। एक एट्रैक्शन है, दूसरा इमोशन है। जब तक एट्रैक्शन नहीं होगा आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे।
और दूसरा होता है इमोशंस। इमोशंस भी आने चाहिए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे मैं बात करता हूं कि यदि किस रिप्रोडक्शन के लिए एट्रैक्शन ना हो तो रिप्रोडक्शन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। किसी ने टेंडर नहीं लिया है कि मेरे कोई पॉपुलेशन बढ़ाना है ह्यूमन का, ना कोई डॉग सोचेगा कि डॉग की जो जनसंख्या है उसको बढ़ाना है, कोई नहीं सोचेगा। उसके लिए एट्रैक्शन होता है मेल एंड फीमेल में। एक होता है इमोशंस। चलो मान लो कि एट्रैक्शन से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो करते हैं, लेकिन क्या इमोशंस भी होने चाहिए? यदि इमोशंस नहीं होंगे तो आजकल अपने पास इतने आ चुके हैं जो भी फैसिलिटी है, अपन रिप्रोडक्शन तो करेंगे लेकिन चाइल्ड को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। चाइल्ड को प्रोड्यूस करेंगे नहीं, एट्रैक्शन होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे और चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसके लिए नेचर ने बॉडी में दिया है इमोशंस। इमोशनल होते हैं अपन। जैसे मैं किसी की बात करता हूं, कोई इनफर्टाइल कपल है। इनफर्टाइल कपल का मतलब वो कपल जो मैरिड कपल है और वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके अंदर इमोशंस हमेशा होता है कि एक बेबी उसका भी हो। जब तक ये इमोशंस होगा तभी वो रिप्रोडक्शन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया ये सेल्फ के लिए नहीं है, जो हमारी स्पीसीज है, जो लाइफ है, उसको कंटिन्यू चलाने के लिए। जैसे बात करता हूं अभी अपन 21st सेंचुरी में, जो 19th सेंचुरी के जो लोग थे, क्या आज वो जिंदा है? नहीं है, लेकिन उनका जो स्पीसीज है, जो उनकी जाति है, वो चलते आ रही। उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, इसलिए आज हम लोग हैं, और आज हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो ही आगे ये स्पीसीज ह्यूमन का चलता रहेगा। ये डिपेंड करता है, इसलिए इसको इमोशनली जोड़ा गया है कि आपके साथ इमोशंस होंगे तभी आप प्रोडक्ट तैयार करोगे, वरना आप नहीं करोगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है? मैंने बताया नया प्रोडक्ट बनाना, जिस स्पीसीज का है उसी स्पीसीज का प्रोडक्ट बनता है। जैसे कोई हॉर्स है, हॉर्स के रिप्रोडक्शन से कोई डॉग नहीं बन सकता। जो भी उसका ऑफस्प्रिंग बनेगा वो हमेशा हॉर्स ही बनेगा, डॉग नहीं बन सकता। डॉग के रिप्रोडक्शन से डॉग बनेगा, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से ह्यूमन ही बनेगा। इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, it is defined as it is a biological process. It is a biological process in which a new offspring are produced. A new offspring are produced. Offspring बोलते हैं जो भी रिप्रोडक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं offspring. ठीक है, या यंग वंस भी बोलते हैं। अपने जैसा एक नया प्रजाति या अपने जैसा एक नए स्पीसीज को बर्थ देना, जन्म देना, ये होता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होता है, जो नया बेबी आया, वो नया बेबी एडल्ट होता है, एडल्ट बनता है, एडल्ट के बाद वो ओल्ड हो जाता है, ओल्ड होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो लाइफ टाइम जिंदा नहीं रह सकता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट जो बर्थ होता है, बर्थ टू डेथ, इट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। द पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु के बाद जो बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। अभी लाइफ स्पैन होता क्या है? क्या लाइफ सॉरी जो लाइफ स्पैन होता है, क्या ये लाइफ स्पैन सबका इक्वल होता है? ये किस पे डिपेंड करता है कि किसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, किसका लाइफ स्पैन कम होगा? सबका इक्वल होगा? नहीं। लाइफ स्पैन कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता। लाइफ स्पैन कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं पैरोट की बात करते हैं, पैरोट तोता, उसका लाइफ स्पैन होता है 140 इयर्स। पैरोट 140 इयर्स। और इसी के जैसा होता है क्रॉ, उसका होता है 15 इयर्स। एक होता है एलिफेंट, इसका होता है 60 to 70 इयर्स। अब देखो
एलिफेंट का साइज कितना बड़ा होता है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स ही होता है। और एक पैरोट इतना छोटा होता है, फिर भी इसका लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होता है। इसके साइज का होता है क्रॉ। पैरोट और क्रॉ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, दोनों बर्ड्स है, लेकिन क्रॉ का लाइफ स्पैन 50 ईयर्स। ऐसे हम बात करते हैं जैसे टॉर्टॉइज जो कछुआ होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है 100 to 150 ईयर्स। और कछुआ इतना छोटा होता है, इतना छोटा से लेके इतना बड़ा तक होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है 100 to 150 ईयर्स होता है। बेनियान ट्री जो बरगद का पेड़ होता है, बेनियान ट्री, उसका लाइफ स्पैन होता है 200 to 300 ईयर्स। मतलब जो लाइफ स्पैन होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन करते क्यों है, स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। यदि अपन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, अपना जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाएगी, चाहे किसी का भी हो, चाहे ह्यूमन का हो, प्लांट का हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या बड़े एनिमल्स हो। यदि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद उनका जो स्पीशीज है, प्रजाति है, वो खत्म हो जाएगी। लाइफ को कंटिन्यूटी रखने के लिए, अपने स्पीशीज को अस्तित्व में रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसका प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन क्या, कोई भी लिविंग एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, कोई भी लिविंग इमॉर्टल नहीं होता है, मतलब हमेशा के लिए जिंदा नहीं होता है, ऐसा तो कभी मरेगा ही नहीं, सबकी डेथ होती है, डेथ। और मैं बता दूं, ये जो डेथ की मैं बात कर रहा हूं, बट टू डेथ, डेथ का मतलब होता है नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ। कोई एक्सीडेंटल किसी का डेथ हो गया, यदि 10 साल में किसी का डेथ हो गया, उसका ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो होता है 60 ईयर्स, 60 साल। यदि किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो गया किसी कारण से, किसी डिजीज के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण 30 ईयर्स 40 ईयर्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन 30 ईयर्स होगा। नेचुरल डेथ, जब ओल्ड होकर नेचुरली उसका डेथ होता है, उसकी पर बात करते हैं। कोई भी लिविंग इमॉर्टल नहीं होता है, जो पैदा हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है, ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है। गीता में कहा गया है कि जो पैदा होगा उसका मरना सुनिश्चित है, लेकिन गीता में कुछ बातें नहीं लिखी गई है। एक्सेप्शन होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनका कभी डेथ नहीं होता है, नेचुरल डेथ नहीं होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इनका कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होता है। कि जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया 1 सप्ताह बाद या 10 साल बाद ये मर जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। बैक्टीरिया को अपन एंटीबायोटिक देके उसको किल करते हैं, उसको केमिकल देके, उसको पॉइजन देके किल करते हैं, उसका नेचुरल डेथ कभी नहीं होता है, क्योंकि उसका एक बैक्टीरिया क्या है कि कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या होता है, 1 से 2 हो जाता है। एक से 2 हो जाता है, ये डिवाइड होता है बैक्टीरिया। अभी जितने यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होता है, वो 1 से 2 बन गया, फिर ये जो 2 है ये फिर रिप्रोडक्शन करेगा, ये अलग करेगा, फिर वो अलग करेगा, इसका कभी नेचुरल डेथ नहीं होता। इसको अपन केमिकल से या पॉइजन से इसको अपन मार सकते हैं, लेकिन नेचुरल डेथ नहीं होगा, ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 बन जाएगा। एक सेल और होता है जिसका कभी नेचुरल डेथ नहीं होता है, कैंसरियस सेल, जो हमारे बॉडी में जो कैंसर प्रोड्यूस करने वाला सेल होता है, उसका नेचुरल डेथ कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, उसकी डेथ होती ही नहीं है, वो हमेशा डिवाइड करता है, हमेशा डिवाइड करता है। कैंसरियस सेल, कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा कैंसर का प्रॉब्लम यही है कि जिस सेल के अंदर कैंसर हो गए, ट्यूमर बन गए, वो सेल कंटिन्यू डिवाइड करेगा। और हमारे बॉडी में आप लोग 11th में पढ़ा भी होगा
हमारे बॉडी में एक कांटेक्ट इनविटेशन शो करता है। हर एक सेल एक दूसरे सेल के पास में दूसरे को ग्रो होने से रोकता है। ये फिनोमेना है हमारे सेल की, हमारी कोशिका की, कि जो सेल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को स्प्रेड करने से ज्यादा साइड रहने से रोकते हैं। दोनों कांटेक्ट में होते एक दूसरे को रोकते हैं कि आप ज्यादा साइड नहीं बढ़ा सकते हो। यही जो है ना फिनोमेना, ये लॉस हो जाता है कैंसरियस सेल। और तब वो सेल हमेशा एक दूसरे को जो रोकने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है और वो डिवाइड करना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला कैंसरियस सेल मिला था 1951 में। 1951 में सबसे पहले कैंसरियस सेल मिला था। वो सेल एक लेडीज के अंदर में था, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल सर्विक्स, जो अपना रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फीमेल का, उसके अंदर सबसे पहला कैंसर का सेल मिला था एक फीमेल के अंदर। वो सेल आज तक डिवाइड कर रहा है। 1951 से वो सेल जो कैंसर का सेल था वो आज भी डिवाइड कर रहा है, आज भी लाइन में रखा हुआ वो। बस उसको मीडियम चाहिए। जो फीमेल थी उसके फीमेल के सर्विस वाले कैंसरियस सेल को काट के मीडिया में डाला गया। मीडिया में जो उसको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब मीडिया में डाला हुआ है, वो सेल डाला हुआ है और आज तक अभी भी वो डिवाइड कर ही रहा है। उस सेल का डेथ हुआ ही नहीं आज तक। तो कैंसरियस सेल का भी डेथ नहीं होता है। मैंने बताया कि जितने भी होते हैं, जो लिविंग जितना भी जिसका जन्म हुआ है या जिसका बर्थ हुआ है, उसका डेथ होना सुनिश्चित है। सर्टिनिटी है ये, एक्सेप्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड कैंसरियस सेल। यदि इनको कंटिन्यू मीडियम प्रोवाइड होता रहा, जो इनको जरूरत है डिवाइड होने के लिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद अपना स्टार्ट करते हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये किस तरह से होता है, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जो नए इसे जो रिप्रोडक्शन से जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, ये कैसे बनता है, कितने टाइप से बनता है, इसका प्रोसेस क्या है। ये दो प्रोसेस से बनता है। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। दो टाइप का फिनोमिना होता है रिप्रोडक्शन के लिए, एक सेक्सुअल, दूसरा असेक्सुअल। जो असेक्सुअल होते हैं इनमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, कपल की जरूरत नहीं है। एक सिंगल पेरेंट्स नया प्रोडक्ट बना सकता है। सिंगल पेरेंट्स रिप्रोडक्शन करेगा और नया प्रोडक्ट बनाएगा, उसको बोलते हैं असेक्सुअल। वो जो सिंगल पेरेंट्स होता है, वो जो रिप्रोडक्शन करेगा, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट सेम एज अ जीरोक्स कॉपी होगा पेरेंट्स का। मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ना मॉर्फोलॉजिकली, ना जेनेटिकली, ना उसकी कोई जीन में चेंज आएगा, ना उसके साइड में, शेप में, किसी में चेंज नहीं आएगा। ये सेक्सुअली जो प्रोड्यूस होंगे, क्यों? क्योंकि ये सिंगल पेरेंट्स है। सिंगल पेरेंट्स का क्रोमोसोम सेल जीनोम आता है, उसमें मिक्सिंग नहीं होता है दूसरे पेरेंट्स का। मतलब जैसा है वैसा ही प्रोडक्ट नया बनेगा। ये जो प्रोसेस होता है ये काफी इजी प्रोसेस होता है, काफी इजी होता है, कम टाइम लगता है। एग्जांपल बैक्टीरिया, मैंने बताया था बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ईस्ट, ये जो है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये जो एक बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है या ईस्ट है, ये सिंगल पेरेंट्स है। ये सिंगल डिवाइड होकर दो बन गए, प्रोडक्ट तो नहीं बन गए, लेकिन पेरेंट्स एक है। मतलब इनका जो जीन है, इनका जो डीएनए है, इनका जो जीनोम है, वो सेम इसमें रहेगा। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे प्रोडक्ट में। इसका साइज, शेप, सब कुछ इसके जैसा होगा, मिक्सिंग नहीं होता। ये काफी इजी प्रोसेस है। मैंने बताया कि एक सेल डिवाइड होकर दो बन गया, और वो दोनों सेल ये डिवाइड होकर दो बनेगा, ये डिवाइड होकर दो बनेगा।
कुछ में करना नहीं होता है, ना किसी एम्ब्रियो का, ना किसी जायगोट का, किसी का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। लेकिन जो सेक्सुअल होते हैं इनमें हमेशा 2 पेरेंट्स चाहिए, इसमें सिंगल पेरेंट्स चाहिए। ये काफी इजी प्रोसेस होता है। नॉट गैमेट फॉर्मेशन, नॉट गैमेट फॉर्मेशन, इसमें किसी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट जब भी होगा तो 2 पेरेंट्स के 2 अलग गैमेट्स मिलके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें किसी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिंगल सेल ये काफी इजी प्रोसेस होता है, सिंगल पेरेंट्स होते हैं। लेकिन जब बात करेंगे सेक्सुअल की, इसमें 2 पेरेंट्स चाहिए, हमेशा 2 पेरेंट्स चाहिए। ये जो 2 पेरेंट्स होते हैं दोनों का अपना सेपरेट गैमेट्स होता है, इन दोनों का गैमेट्स आपस में कंबाइन होता है, फिर नया प्रोडक्ट बनता है। ये जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स है, इसमें टाइम लगता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसका एग्जांपल अपन ह्यूमन की बात करते हैं, सबसे आसान ह्यूमन में नया प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 पेरेंट्स चाहिए, एक मेल एक फीमेल, दोनों का अपना गैमेट्स होता है। वो दोनों गैमेट्स आपस में कंबाइन करते हैं, फिर वे ग्रो करते हैं, फिर नया प्रोडक्ट बनता है। और आपको पता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स होता है, ये बैक्टीरिया जैसा नहीं है कि एक सेल से 2 सेल डिवाइड हो गया, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। आप देख लो जितने मैमल्स होते हैं, आप देख लो इसमें ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस में जब भी मैटिंग होता है, जब भी मैटिंग होता है, मैटिंग के बाद आपको पता है कि जो अपना गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का होता है ह्यूमन के अंदर, वो 9 मंथ बाद प्रोडक्ट तैयार होता है। 9 मंथ लगते हैं इसमें, मतलब कि बहुत लंबा प्रोसेस होगा, वरना बैक्टीरिया का हो सकता है आसानी से। 9 मंथ लगते हैं, यानी काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम लगता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको टाइम टाइम बढ़ना होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है। और गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही क्योंकि 2 पेरेंट्स का गैमेट आपस में मिलके कंबाइंड होके नया प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये कैसे होता है, गैमेट्स क्या होता है, फिर वो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर न्यू बेबी बनता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे अपन जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये बेसिस बात अपने को सीखनी है। जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तब मैं ये बातें नहीं बताऊंगा, तब मैं ये नहीं समझाऊंगा कि सेक्सुअल क्या होता है, तब मैं नहीं बताऊंगा कि भाई ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपको उसका सेक्सुअल क्या होता है। मैंने यही बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, अपन अभी एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे, इतना हो गया। अपन पढ़ते हैं एसेक्सुअल के बारे में, उसके बाद फिर सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एसेक्सुअल होता है ना, ये खास करके वैसे ऑर्गेनिज्म जो जिसको अपन देख नहीं सकते, जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल में हो सकता है। अब प्लांट में कैसे होता है, एग्जांपल दो पोटैटो का। आप सबको पता होगा पोटैटो, एक पोटैटो होता है, उसको कट करो, नीचे लगाओ, नया पोटैटो बन जाता है। उसके लिए कोई 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है कि 2 पोटैटो को पास में लाओ, दोनों को गैमेट्स आएंगे, गैमेट मिलेंगे, फिर नया बनेगा। नहीं, सिंगल पोटैटो, उसको कट करो, एक पार्ट को अंदर मिट्टी में लगाओ, नया पोटैटो बन जाता है। ये तो कैसे सिंगल पेरेंट्स, किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरिया की बात बता दी, सेल, एनिमल्स, प्लांट्स बता दिया, पोटैटो होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ब्रायोफाइलम, हम लोग को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है,
जो सिंगल लीफ होता है ब्रायोफाइलम का, उस सिंगल लीफ पे क्या होता है कि सिंगल लीफ से ही यहां पे एक बर्ड्स बनता है, और फिर यहीं से एक नया ब्रायोफाइलम बन जाता है। ये एक लीफ से नया ब्रायोफाइलम बन गया, ये बहुत सारे ब्रायोफाइलम बन जाते हैं। यही है सिंगल पेरेंट्स, किसी केमिक की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक से ही बहुत सारे बन जाते हैं। ऐसे जिंजर की बात करते हैं, अदरक की, जिंजर भी ऐसा ही होता है, एक से दो बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्रायोफाइलम, इसको याद रखना, एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या होता है, लीफ बर्ड्स, क्या बोलते हैं इसको, लीफ बर्ड्स। जो बर्ड्स होते हैं वो क्या किसमें होते हैं, लीफ के अंदर होते हैं। जो मैंने पोटैटो की बात की उसमें होता है बर्ड्स, इसको आई भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं, वो बर्ड्स होता है। ब्रायोफाइलम के अंदर होता है लीफ बर्ड्स, जो इनके लीफ होते हैं वहां पे बर्ड्स होते हैं, और उससे फिर एक नया लीफ बन जाता है, नया ब्रायोफाइलम बन जाता है, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल है, और काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जो जलकुंभी का पौधा होता है, हिंदी बोलते हैं जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ। इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंकवादी बोलते हैं, बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि जो बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उसमें ये जो है ना वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी का पौधा आप देखेंगे कहीं भी जहां वाटर या तालाब होता है और पूरे ग्रीन ग्रीन भर जाते हैं। आप लोग का कुछ है ही नहीं, सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी पे सारे पौधे नहीं, उसमें वाटर होता है। वाटर को पता चलने नहीं देता, इसकी इतनी फास्ट ग्रोथ होती है। ये अपने इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, ये बाहर से लाया गया था, ये बाहर से आया और अब आके इंडिया में काफी मुसीबत बन चुका है, बहुत बड़ा मुसीबत बन चुका है। इसको टेरर बोलते हैं, टेरर, आतंकवाद बोलते हैं, आतंक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑफसेट होता है, जैसे कि वाटर के अंदर होता है, इसमें क्या होता है, एक ऑफसेट का फॉर्मेशन होता है, एक स्टेम के जैसा एक ऑफसेट का फॉर्मेशन होता है, और फिर यहां से इसको बोलते हैं ऑफसेट, और फिर यहां से नया वाटर हाइसिंथ बन जाता है। अब हम बोलते हैं कि काट के तालाब से काट के इसको हटाते हैं, इसको अपन काट के हटाएंगे, थोड़ा सा भी पार्ट बचता है नया बन जाता है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। तो ये क्या है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है, और सबके बारे में कौन से पार्ट से, बर्ड से या बल्ब से या ऑफसेट से किससे नया प्रोडक्ट बनता है उसका नाम दिया हुआ है। बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह जो भी है, उसका भी जो नया प्रोडक्ट बैक्टीरिया का बनता है वो किससे बनता है। ऐसे नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको एक होमवर्क करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फर्स्ट 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। जो मैंने बताया उसको पढ़ना है, स्टार्टिंग से वही दिया हुआ है। ए सेक्शन के बारे में पढ़ना है, और ए सेक्शन में ये डायग्राम भी दिया हुआ है, ये सारे डायग्राम दिए हुए हैं, और आपको एक लिस्ट तैयार करना है, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है उनका एक लिस्ट तैयार करना है कि कौन सा प्लांट अपने कौन से पार्ट से नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैंने बताया वाटर हाइसिंथ ऑफसेट से बनता है, पोटैटो बर्ड से बनता है, ये आपका ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड से बनता है। इसका सबका दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, और सबके बारे में आपको लिस्ट तैयार करना है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का, ठीक है। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में
देखेंगे कि एक साथ रिप्रोडक्शन मैक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, ये सब कैसे होता है। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।